हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग महासंग्राम लेके आए हैं बॉटनी वनस्पति विज्ञान सेकेंड सेमेस्टर का। इसमें 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। पूरी आपका जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस है इसमें। वनस्पति विज्ञान सेकेंड सेमेस्टर का 8 यूनिट कंप्लीट, हर जगह से हर यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका इसमें जो है कलेक्शन किया गया है, संग्रह। आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग में 1-2 मिनट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखो ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो 2-4 क्वेश्चन वो आप इससे पहले करे हो तो तुमको लगता है अरे सब वही क्वेश्चन है। पूरा जब देखोगे, 1 घंटे का लेक्चर है, पूरा जब विधिवत पूरा कंप्लीट देखोगे तब आपको समझ में आएगा असल में क्या है अंदर। खाली बाहर से कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि स्टार्टिंग के 1 मिनट में या 1.5 मिनट में क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है वीडियो की, तो आपको लगता है पूरा ऐसे ही होगा लेक्चर। आगे बढ़ा के देख लिया करो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन संभव हैं सब बताता चलूँगा मैं। ठीक है, आपका पूरा जो है सिलेबस में घुमा दूँगा मेन पॉइंटों पर। पहला क्वेश्चन है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज कॉल्ड। ये तो बहुत ही कॉमन है और पहली जो हमारी यूनिट है वो आर्कीगोनिएट ही है। ठीक है, इस पे मैंने डिटेल में पूरा लेक्चर लिया हूँ। यूनिट फर्स्ट का आपको पता ही है, अच्छे से एकदम पूरा लेक्चर लिया गया था। उसमें आर्कीगोनियम को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से मैंने काफ़ी टाइम दे के उसको समझाया था। तो आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन है इसमें कुछ तो उसको भी आप देख सकते हो। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है ब्रायोफाइट का, उसको बोलते हैं आर्कीगोनिया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ओगोनिया, एस्कोगोनिया, आर्कीगोनिया, एंथेरिडिया। एंथेरिडिया देखो मेल गेमीट होता है, इसमें फीमेल पूछा वो भी। एंथेरिडिया जो है ये क्या होता है, ये होता है मेल। आर्कीगोनिया होता है फीमेल गेमीट या फीमेल सेक्स ऑर्गन। एस्कोगोनिया, एस्कोमाइसिटीज फंजाई पढ़े होगे आप फर्स्ट सेमेस्टर में, उससे रिलेटेड है। ओगोनिया शैवाल में ज़्यादातर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट की जब बात करते हैं मेनली, तो इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया कहा जाता है। इसी के अंदर इग सेल होती है और एंथेरिडियम से जो एंथ्रोजॉइड होता है, एंथेरिडिया निकल के जाते हैं एंथ्रोजॉइड आर्कीगोनियम के अंदर। फ्लास्क शेप होता है आर्कीगोनियम, आपको याद आ रहा हो तो इस तरह से सेल्स होती थी ना उसकी, फ्लास्क सेल, फ्लास्क शेप में। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे बड़ी सी इग सेल रहती है। एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड जो कि फ्लैजिलेटेड होता है, अंदर इंटर करता है और इग सेल से, ये इग सेल का न्यूक्लियस इससे फर्टिलाइज करता है, बनाता है जाइगोट। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आप लेक्चर देखोगे फर्स्ट यूनिट का, आपको वहाँ से मिल जाएगा अगर लॉन्ग में आता है क्वेश्चन तो। बाकी लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, हर जगह ये जो क्वेश्चन है ये काम देंगे आपको। ठीक है, तो मैं पूरे कंसेप्ट बताऊँगा, उसके बेस पर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हो। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इज नॉन एज। अब देखो एम्फीबियन पूछा है। एल्गी तो टोटली मान लो वाटर में ही रहती हैं, फंजाई वाटर में नहीं रहते हैं, ये कहाँ सड़े गले स्थानों में रहते हैं। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, इनमें कन्फ्यूजन होता है। लेकिन एम्फीबियन हम उसको बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम ऐसे प्लांट हों जो लैंड पर आए हों और पूर्ण रूप से लैंड पे ना रह पाए हों, आए फर्स्ट टाइम हो, वाटर और लैंड दोनों में वो रहते हों। ठीक है, तो ऐसे हैं हमारे ब्रायोफाइट्स। जैसे कि हम लोग एम्फीबियन में उधर उभयचर में अगर एनिमल की बात करें तो उसमें हम मेढक वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन सांप को नहीं बोलते हैं उभयचर, वो तो सरीसृप में आता है। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि सांप भी तो स्थल पे भी रहता है और वाटर में भी रहते हैं सांप, लेकिन सर्प को नहीं बोला जाता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम नहीं आए थे। फर्स्ट टाइम जो आया होता है लैंड पे, ठीक है, और दोनों जगह रहता है, उसको हम एम्फीबियन बोलते हैं। तो इसमें ब्रायोफाइट सही होगा। राइजोइड्स अटैच्ड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द थैलस ऑफ एंथोसिरोस आर। जो लोअर सरफेस पे होते हैं एंथोसिरोस, ब्रायोफाइट में जो राइजोइड हैं और स्केल, इस पे शॉर्ट नोट बहुत पूछा जाता है और एमसीक्यू भी बनते हैं। इसमें स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेट मैंने दोनों टाइप के आपको खूब अच्छे से करवाए थे, तो वहाँ से आप लेक्चर में अगर देखना है आपको देखोगे वहाँ स्मूथ वाल्ड कैसे होते हैं और किस तरह से ट्यूबरकुलेट होते हैं, सब आपको वहाँ से पता चल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव ब्लू ग्रीन एल्गी कॉलोनीज। BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवालों की निवाह कौन से प्लांट के अंदर होती है? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस या फिर पॉलीट्राइकम। ये सभी ब्रायोफाइट्स हैं। तो ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है कॉलोनी जिसकी निवाह देखने को मिलेगी? तो एंथोसिरोस में मिलेगी। ठीक है, एंथोसिरोस में पाए जाते हैं और एंथोसिरोस में जो है पायरिनोइड भी मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं पायरिनोइड का प्रेजेंट होना एंथोसिरोस में। ये इंडिकेट करता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं कहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं? एल्गी से, क्योंकि ये एल्गी का फीचर होता है। पायरिनोइड का प्रेजेंट होना एल्गी का फीचर है, शैवाल का। और ये एक एक्सेप्शन होता है एंथोसिरोस ब्रायोफाइट में, जिसमें कि आपको देखने को मिलते हैं पायरिनोइड। तो पायरिनोइड मिलना एक मतलब सूचना देता है कि इनका एवोल्यूशन जो है, विकास है ब्रायोफाइट का, वो एल्गी से हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल ऑफ एंथोसिरोस थैलस हैज। जो क्लोरोप्लास्ट होता है एंथोसिरोस थैलस का, उसमें क्या होंगे? तो आपको पता ही है, पिगमेंट तो होते ही हैं। इसमें दो ऑप्शन सही, पिगमेंट तो क्लोरोफिल में होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा ही, पिगमेंट्स, और पायरिनोइड भी प्रेजेंट होते हैं। ये इसीलिए क्वेश्चन रखा गया कि आपको ये बात याद रखनी है पायरिनोइड वाली। हालांकि पिगमेंट तो सबको पता है, जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसमें पिगमेंट तो होगा ही, लेकिन एंथोसिरोस के थैलस में पायरिनोइड भी होते हैं, जैसे कि आप ग्रीन एल्गी में देखते थे। ठीक है, स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इज। स्यूडो इलेटर किसमें पाए जाते हैं? सूडो इलेटर, इलेटर, सूडो इलेटर, राइजोइड में स्मूथ वाल्ड, ट्यूबरकुलेट और स्केल। ये 4-5 ऐसे फीचर हैं। और स्पोरोफाइट, ये जो रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट है, ये 4-5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि ब्रायोफाइट से आते ही हैं। कोई भी पेपर इससे अगर सिलेबस में ब्रायोफाइट है तो इनको छोड़ के और क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से ही क्वेश्चन उठेंगे। इलेटर्स हो गए, स्यूडो इलेटर, स्मूथ वाल्ड राइजोइड, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्केल्स, स्पोरोफाइट। जितनी स्पीसीज आपके सिलेबस में है उनका स्पोरोफाइट आपको याद होना चाहिए। स्यूडो इलेटर्स, मार्सिलिया में देखो, मार्सिलिया तो टेरिडोफाइट है, इसकी बात छोड़ो। इलेटर और स्यूडो इलेटर आपको केवल देखने को मिलते हैं ब्रायोफाइट में। एंथोसिरोस, मार्केंसिया, पॉलीट्राइकम, ये तीनों ब्रायोफाइट्स, लेकिन जो एंथोसिरोस होता है इसमें आपको स्यूडो इलेटर देखने को मिलते हैं। मार्केंसिया, रिक्सिया में इलेटर्स देखने को मिलते हैं। द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस इज प्रोटेक्टेड बाई, किसके द्वारा आप प्रोटेक्शन इसका होता है? एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट है, कैलिप्ट्रा, पेरीगाइनियम, पेरीकाइटियम और इनोल्यूजर। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला, पेरीगाइनियम। पेरीगाइनियम एक प्रकार की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है स्पोरोफाइट की। ठीक है, कैलिप्ट्रा तो स्पोरोफाइट का पार्ट ही होता है, लेकिन ये जो है कवरिंग है ऊपर की, पेरीगाइनियम, जिससे कि इसको प्रोटेक्ट करता है स्पोरोफाइट को। इन एंथोसिरोस एंडोथीसियम फॉर्म्स। एंडोथीसियम से क्या, ये बहुत ही डिटेल में मैंने करवाया था आपको। जो MCQ इससे पहले वो शॉर्ट क्वेश्चन बॉटनी के मैंने करवाया था लगभग 1 मंथ पहले, तो उसमें मैंने बताया था एंडोथीसियम से क्या बनता है। ठीक है, और जितने भी उसमें मतलब अलग अलग प्रकार के टिश्यू थे, कौन किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। स्पोरोफाइट में आप पढ़े थे फूट सीटा कैप्सूल, तो कि जो बनता है फूट सीटा कैप्सूल वो किस तरह से बनता है, उसका फॉर्मेशन वगैरह बताए थे। तो एंडोथीसियम जो होता है एंथोसिरोस का, वो कोलुमेला का फॉर्मेशन करता है। किसका? कोलुमेला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मेरिस्टेमेटिक जोन इन कैप्सूल इज फाउंड इन। मेरिस्टेमेटिक जोन किस में पाई जाती है? तो ये एंथोसिरोस में। देखो, जो कैप्सूल होता है मेनली कैप्सूल जो सिंपल ऐसी जनरल सेल्स होती हैं उनसे बना होता है, लेकिन जो एंथोसिरोस का कैप्सूल होता है उसमें एक मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है, जो कि जैसे कि वो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम टिश्यू जो कि डिवाइड करने की जिसमें टेंडेंसी होती है, उस टाइप का फीचर इसमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बिकॉज, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्हीं में आया था क्या, स्टील। दे हैव स्टील, दे शोड सेकेंडरी ग्रोथ। देखो, सेकेंडरी ग्रोथ तो शो नहीं करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ केवल 2 ही ऐसे वर्ग हैं, फाइलम हैं, क्लास हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा।
पहला तो एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में भी जो डाइकोट होते हैं, द्विबीजपत्री। सेकेंडरी ग्रोथ केवल 2 ही जगह दिखती है, डाइकोट जो होते हैं, डाइकोट एंजियोस्पर्म में द्विबीजपत्री, और जिम्नोस्पर्म, ठीक। ये 2 ऐसे हैं जिसमें जितने भी स्पीसीज आते हैं मैक्सिमम वो जो है सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। मोनोकोट में नहीं होता है एक बीजपत्री में। एंजियोस्पर्म में 2 पार्ट हैं, आपको पता होगा, डाइकोट और मोनोकोट, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो एंजियोस्पर्म का जो डाइकोट है, द्विबीजपत्री, ओनली इसी में सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी। एक बीजपत्री में जैसे गेहूं का पौधा है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इस पर क्वेश्चन भर मार के आते हैं हर जगह, कहीं भी देख लो आप बॉटनी में तो ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही ये जो टेबल है ये किसका परिणाम है? ये टेबल किसका परिणाम है? सेकेंडरी ग्रोथ का। जितने भी लकड़ियाँ आज हम यूज कर रहे हैं, अच्छी मजबूत लकड़ियाँ, वो सब कैसे बनी? सेकेंडरी ग्रोथ से। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, द्वितीयक वृद्धि, ये पौधा जो प्लांट होता है उसके स्टेम को की चौड़ाई को बढ़ाता है, मजबूत कास्ट वाली उसमें लकड़ी तैयार होती है, वुड का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेंथ वाले जो प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको याद रखना है कि डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। मोनोकाट में जैसे कि चावल है और आपका गेहूँ हो गया, तो ये सब कैसे हैं? एक बीजपत्री। तो इनमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के देखो कितने पतले पतले इनके स्टेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहाँ लकड़ी उकड़ी होती है। तो ये पूछा है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम क्यों बोलते हैं टेरिडोफाइट को, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइट में तो देखने को मिलेगी नहीं। दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ब्रायोफाइट भी तो शो करते हैं, तो उनको क्यों नहीं बोल दिए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत सारे जितने भी क्लास हैं लगभग सब शो करते हैं। दे हैव स्पोरेंजिया, नहीं, स्पोरेंजिया और भी जगह पाई। स्टील, इसमें क्या होती है? स्टील, इसलिए इसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। वेस्कुलर का मतलब ही होता है स्टील, वेस्कुलर सिलेंडर, ठीक है। स्टील मतलब जो पेरिसाइकिल के अंदर वाली चीज़ें हैं, एंडोडर्मिस के अंदर, जैसे पेरिसाइकिल उसी में आ जाएगी, आपका जाइलम फ्लोएम आ जाएगा, पिथ आ जाएगा, उसको स्टील बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट में ही आया था, स्टील का डेवलपमेंट हुआ था, ओरिजिन। अगला क्वेश्चन है, रेमेंटा आर फाउंड ऑन, कहाँ पर पाया जाता है रेमेंटा? एक्सिस ऑफ राइनिया। देखो राइनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉसिल है। क्या है? फॉसिल, विलुप्त हो चुका है। ये इस आज की डेट में लिविंग के रूप में नहीं मिलेगा आपको, प्रिजर्व किया हुआ रखा है इसका फॉसिल कुछ जगह म्यूजियम वगैरह में, वहाँ ही केवल मिल सकता है, संग्रहालय में। लीफ ऑफ इक्विसिटम, राइजोम ऑफ इक्विसिटम, या फिर पेटियोल ऑफ फर्न। तो जो रेमेंटा होता है ये कहाँ? पेटियोल में पाया जाता है, फर्न के, जो टेरिडोफाइट हैं फर्न के पेटियोल में पर पाया जाता है, पेटियोल पर। द फर्स्ट लैंड प्लांट्स आर, फर्स्ट लैंड प्लांट अभी तो बता रहे थे आपको, फर्स्ट लैंड प्लांट कौन से हैं? टेरिडोफाइट। देखो इसमें ये नहीं आपको सोचना है कि ब्रायोफाइट लगा दो, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में तो काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन फर्स्ट टाइम लैंड पे कौन आया था? हालांकि आए तो थे ब्रायोफाइट, लेकिन कंप्लीटली ये वहाँ पे रह नहीं पाए थे। लैंड प्लांट हम उसी को बोलेंगे जो पूर्ण रूप से रह पाया हो लैंड फर्स्ट टाइम, तो ये टेरिडोफाइट ही आंसर होगा इसका। द स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल इज कॉल्ड, अगर सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप हो रही स्पोरेंजिया तो उसको क्या बोलेंगे? देखो मैंने आपको स्पोरेंजिया के 2 टाइप पढ़ाए थे, टेरिडोफाइट वाले जो लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें आप देख सकते हो, लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, ठीक है, और मीजोस्पोरेंजिएट। ये टाइप होते हैं, मेनली 2 ही होते हैं, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। अगर बंच ऑफ सेल से ग्रो कर रहा है, मतलब कलेक्शन ऑफ सेल्स, एक से अधिक सेल से स्पोरेंजियम डेवलप हो रहा है, तो उसको बोलते थे यूस्पोरेंजिएट। अगर सिंगल इनिशियल सेल से स्पोरेंजिया डेवलप होगी तो उसको हम बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इच, इनमें से होमोस्पोरस कौन है? मैंने आपसे बताया था कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस ये आपको याद कर लेना है।
टेरिडोफाइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, पहला तो स्टीलर सिस्टम हो गया। स्टीलर सिस्टम आपको आना चाहिए। प्रोटोस्टील, प्लेक्टोस्टील, एक्टिनोस्टील, साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक, इस समय जितनी भी हैं, सोलेनो स्टील, ठीक है, ये सब याद होनी चाहिए आपको। इसके अलावा टेरिडोफाइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। ये दो पार्ट तो कभी छूटते ही नहीं है एग्जाम में, तो मैं साथ में जो बता रहा हूँ वो आपको फिनिश कर देना है एकदम, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। नहीं पढ़ोगे बाद में पछताओगे, ठीक। आजकल यूट्यूब पे पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं भाई साहब, समझो। मैंने तो एक दो ऐसे भी लेक्चर देखे हैं बीएससी के, जो वो शुद्ध से सिलेंज लेना पढ़ना ही नहीं आता उनको। हालांकि बहुत अच्छे भी टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे, काफ़ी नॉलेज है, अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं, उनसे पढ़िए। लेकिन ऐसे लोगों से बहुत ही दूर रहिए जिनको देख लो आप लेप्टोस्पोरेंजिएट को पढ़ रहे हैं पता नहीं क्या, मतलब वो खुद बॉटनी के भी पढ़े ही नहीं, कहीं से बस कॉपी करके मॉडल पेपर उठा के आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, आंसर टिक कर दे रहे हैं, ठीक। तो इन लोगों से बचिए, आपका जो है भविष्य खतरे में आ सकता है, ठीक। तो होमोस्पोरस, देखो हेटेरोस्पोरस केवल 9 स्पीसीज हैं इसमें। टेरिडोफाइट में वैसे स्पीसीज जेनेरा तो बहुत सारे हैं इसमें, सिलेंजिलेना, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, एजोला, सेल्विनिया, ठीक है। फर्न में जैसे कि टेरिस है, डायोप्टेरिस, एडियंटम, बहुत सारे हैं इसमें टेरिडोफाइट। लेकिन 9 स्पीसीज ऐसी हैं जो हेटेरोस्पोरस हैं। इससे पहले वाला लेक्चर आप देखे होंगे, अगर कंटिन्यू देखते होंगे आपको पता होगा, मैंने कहीं ना कहीं सारा सिलेबस में सारी चीज़ें बताई है आपको। सिलेंजिलेना, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, ये सब कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस। लेकिन लाइकोपोडियम होमोस्पोरस होता है। तो पूछा क्या है? होमोस्पोरस। तो कौन सा होगा? लाइकोपोडियम। ट्री फर्न फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ट्री फर्न किसको बोलते हैं? ड्रायोप्टेरिस, साइलोटम, पी साइलेंट है इसमें, ठीक है, साइलोटम। मैंने देखा भाई साइलोटम पढ़ते हैं। अबे भाई जब तुम टीचर हो इसका मतलब तुम इससे पहले पढ़े हो इन सारी चीज़ें, तभी तो आप पढ़ा पाओगे बच्चों। ऐसे लोगों को आप लोग देखो तो उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। आज आपको और कल आने वाले समय में आपके छोटे बड़े भाइयों को दिक्कत होगी, वहाँ से नुकसान ज़रूर पहुँचेगा, ठीक। तो भाई हम पढ़ते तो इसीलिए हैं कि अच्छे और बुरी चीज़ों को में विभेद कर पाएँ, और जो अच्छी आदतें हैं उनको ऊपर बढ़ाएं, बाकी जो बुरी आदतें हैं उनको नीचे ले जाएं। तो ये सब आप लोगों के हाथ में है, ठीक। आप लोग जैसा चाहोगे वैसा ही ये लोग आगे इनका जो है प्रदर्शन होगा। तो कहीं ना कहीं आप भी इसके जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको देख के काम करना है। ट्री फर्न कौन सा है? ड्रायोप्टेरिस, साइलोटम, मार्सिलिया या फिर एंथिन, इयंथिन है। ये कौन है? इयंथिन। तो ये ट्री लाइक फर्न होता है। फर्न जो टेरिडोफाइट में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, टेरिडोफाइट, ठीक है, वो फर्न में आते हैं। जैसे कि टेरिस हो गया, ड्रायोप्टेरिस है, एडियंटम है, साइलोटम है, ये सब होते हैं। तो इयंथिन जो होता है ये ट्री लाइक फर्न होता है। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। राइनिया जो है, राइनिया की एक स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फॉसिल ही, लेकिन उस पर काफ़ी क्वेश्चन आता है। राइनिया ग्वाइनी वोगेनाई, उसका पूरा नाम है राइनिया ग्वाइनी वोगेनाई। 2 साइंटिस्ट थे, ग्वाइनी और वोगेनाई, उन्होंने उसको रिसर्च किया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ हम किए हैं ग्रेजुएशन अपना AU से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, वहाँ से भी एक थे रिसर्च कर रहे थे अभी कुछ साल पहले। तो उन्होंने साइकस धर्मराजाई को डिस्कवर किया था। तो वो साइकस की स्पीसीज़ को अंडमान निकोबार पे डिस्कवर किए थे, रिसर्च के लिए गए थे यहीं यूनिवर्सिटी से। तो उनके जो है गुरु थे, हाँ यही प्रोफेसर हैं, एक धर्मराज सिंह। तो धर्मराज सिंह थे तो उनके नाम पे उन्होंने रख दिया था। उनके वो स्टूडेंट थे तो उन्हीं के नाम पे रखे थे साइकस धर्मराजाई, ठीक है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इससे आपका भी जो है थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा आगे रिसर्च वगैरह करने में। हमारे यहाँ से भी, यूपी से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साइंटिस्ट हुए हैं भी, बहुत बड़े लेवल पे भी आप बन सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से पूरे फोकस के साथ पढ़ो और अच्छी जगह पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत पढ़ ले जाओगे, फर्स्ट ईयर में आते हो, तुमको ज़्यादा उतना कुछ पता नहीं रहता है, जैसा जो दे रहा है सब लेते चले जाते हो। लेकिन इतने बड़े हो गए उतना तो तुम लोगों को पता ही है भाई, ग्रेजुएशन कर रहे हो चीज़ों को,
ठीक। एक लेक्चर मैंने देखा था, वीडियो लेक्चर कहाँ कहोगे उसको, कॉमेडी वीडियो में तो कहता हूँ, तब से मेरा जो है बहुत ज़्यादा माइंडसेट एकदम चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन ये सब तुम्हारे लोगों के हाथों में है। द जाइलम ऑफ टेरिडोफाइटा इज जनरली कंपोज्ड ऑफ, टेरिडोफाइट का जो जाइलम होता है, देखो जाइलम मेनली 4 चीज़ों से बना होता है, जाइलम फाइबर, वेसल्स, ट्रेकिड्स और जाइलम पैरेंकाइमा। तो जाइलम जो टेरिडोफाइट में है, देखो टेरिडोफाइट में एकदम सिंपल टाइप का होगा जाइलम, ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि स्टीलर सिस्टम सबसे पहले डेवलप ही यहीं से हुआ, तो एकदम सिंपल वाला बना होगा। तो कंपेनियन सेल्स ये तो फ्लोएम में होता है, वेसल्स टेरिडोफाइट में मतलब जो जाइलम में हो सकती हैं, ट्रेकिड भी हो सकती हैं, सीव ट्यूब ये भी फ्लोएम में है। तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब ये किस में होती हैं, फ्लोएम में होती हैं, तो ये तो गलत हो गया, जाइलम पूछा है। वेसल्स और ट्रेकिड, वेसल जो हैं ये तो जिम्नोस्पर्म में भी एब्सेंट होती हैं भाई, ये सिर्फ मिलेंगी आपको एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो वेसल्स बहुत ही ज़्यादा हाईली वेस्कुलराइज्ड जो प्लांट हैं उनमें मिलेगा आपको, काफ़ी डेवलप वेस्कुलर सिलेंडर जिसमें होंगे। तो ट्रेकिड जो होता है ये मेन कंपोनेंट है जाइलम ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट का जो जाइलम और जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स एब्सेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा जाए तो जाइलम में क्या होगा, ट्रेकिड, और फ्लोएम में सीव ट्यूब होंगी लेकिन कंपेनियन सेल्स नहीं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइटा आर, कैसे होते हैं, देखो स्पोर है ये बीजाणु, स्पोर किसी भी चीज़ का हो हमेशा यन होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। कैसा होता है, हैप्लॉइड, जहाँ भी स्पोर नाम आपको मिल जाए वो हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। इन द सेंटर ऑफ प्रोटोस्टील इज प्रेजेंट, जो प्रोटोस्टील है इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें देखो जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। प्रोटोस्टील, ये पूरा स्टील पूछ रहा है ना, प्रोटोस्टील, प्रोटोजाइलम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बच्चे जो है गलती करते हैं, मैंने देखा है। तो प्रोटोस्टील पूछा है, स्टील में तो जाइलम फ्लोएम दोनों आ जाएंगे ना, जाइलम एंड फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19, द शेप ऑफ जाइलम इन एक्टिनो स्टील इज, एक्टिनो स्टील में कैसा शेप होता है, तो इसमें जो एक्टिनो स्टील में तारा जैसा होता है, तारे के आकार का, ठीक है, स्टार शेप्ड आपको मिलेगा जाइलम। मिक्स्ड प्रोटो स्टील इज फाउंड इन, मिक्स्ड ये तो मैंने आपको पहले ही करवाया था, लाइकोपोडियम सेरेनम, ठीक है। ये क्या है, लाइकोपोडियम सेरेनम, स्पीसीज़ का नाम जो होता है थोड़ा अटपटा सा होता है, इसमें आप लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे बार बार तो वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज फाउंड इन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में पाया जाएगा, तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ये लीफ में मिलते हैं और जनरली ज़्यादातर आपको साइकस पाइनस में मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। एंथरोजॉइड ऑफ साइकस इज, जो साइकस का एंथरोजॉइड होता है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है या यूनिफ्लैजेड या मल्टीफ्लैजेड या फिर बाईफ्लैजिलेट। साइकस में जो एंथरोजॉइड बनता है मेल गैमेट, उसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, तो उसमें 2 से अधिक होते हैं, इसलिए ये बहुकशाभिक होता है, मल्टीफ्लैजिलेट। द वेस्कुलर बंडल्स इन पाइनस स्टेम आर, पाइनस का जो स्टेम होता है, अब देखो पाइनस की बात की जा रही है, पाइनस में स्टील तो होगा ही, बढ़िया अच्छा खासा होगा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, सेकेंडरी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इसमें कैम्बियम जो होगा, कैम्बियम भी प्रेजेंट होगा, और जहाँ कैम्बियम प्रेजेंट होगा वहाँ कैसा होगा, ओपन, ओपन का मतलब खुली वृद्धि ग्रोथ हो रही है, ठीक। तो ओपन वाला देखो, क्लोज्ड एंड ओपन बोथ गलत हो जाएगा, यहाँ क्लोज्ड गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है और यहाँ नन ऑफ दीज ये भी गलत, ओपन, बस देखो इसमें कुछ नहीं, बस इतना ही आपको पता होता। कंजॉइंट कोलेटरल ना पता होता फिर देखो, कंजॉइंट कोलेटरल तो जितने भी जिम्नोस्पर्म में उसमें होता ही है, कंजॉइंट कोलेटरल नहीं पता होता, केवल इतना पता होता कि पाइनस जो है एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम चाहिए और कैम्बियम अगर प्रेजेंट होगा तो ग्रोथ ओपन होगी, बस ठीक हो गया। सारे गलत हो गए ना, इसमें क्लोज्ड आ रहा है, इसमें क्लोज्ड आ रहा है, इसमें नन ऑफ दिस, मिल गया ना तुमको। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन
मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव इस पे ज़्यादातर लगाते हैं। मोनोजाइलिक वुड इज फाउंड इन द लीफ ऑफ, मोनोजाइलिक पूछा है, मोनोजाइलिक किस में मिलेगा? साइकस, पाइनस, एफिडा। देखो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जिम्नोस्पर्म हैं, इन तीनों में मिलेगा। इन विच प्लांट कोरेलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट, कोरेलॉइड रूट तो भैया फेमस है साइकस की, और फेमस क्यों है? क्योंकि कोरेलॉइड रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, BGA का क्या होता है? एसोसिएशन होता है, BGA एसोसिएशन। कौन सी एल्गी होंगी इसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी तो बहुत सारी है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो। मेनली जो नोस्टॉक और एनाबीना होती हैं, एनाबाइना, बाइना लिखोगे तब सही आएगा, बीना को एनाबाइना, और एनाबीना नोस्टॉक, ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्पीसीज कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोरेलॉइड रूट पे आएगा साइकस की तो यही क्वेश्चन आएगा। ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि इसमें एसोसिएशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पीसीज पूछेगा। अब एनाबीना नोस्टॉक तो जेनरा है, तो इसमें मिलता है एनाबीना साइकेडी, नोस्टॉक पंक्टिफार्मी, ये इसकी स्पीसीज होती हैं। एनाबीना साइकेडी और नोस्टॉक फॉर्माई लिखोगे ऐसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, इन साइकस द लीव्स आर, लीव कैसी होती हैं? तो इसमें दो टाइप की लीव पाई जाती हैं, ठीक है। एक तो स्केल लीफ होती हैं, एक फोलियोज होती हैं। आपको पता होगा स्केली लीफ जैसे सूखी सूखी होती हैं, ठीक है, और जो फोलियोज लीफ होती हैं वो ग्रीन होती हैं, बड़ी होती हैं, थोड़ा बाहर की ओर निकली होती हैं सेंटर से। आप लोग साइकस का प्लांट देखे होंगे तो आपको पता होगा, जो बुलबिल होता है जिससे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। साइकस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बुलबिल के थ्रू बुलबिल बनता है। बुलबिल मतलब एक जैसे कि कंद जिसको बोलते हो, कंद टाइप में होता है एक स्ट्रक्चर, जो कि स्टेम का जो बेसल स्टेम होता है, लोअर पार्ट ज़मीन से साइड में निकल आता है स्टेम के। मान लो ये साइकस का प्लांट था, ठीक है, और यहाँ से एक बुलबिल निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से बीच से सेंटर से ऐसे निकलेंगी फोलियोज लीफ, और यहाँ पे इस तरह से लगी होती हैं कौन सी? सूखी सूखी वाली पत्तियाँ, ठीक। तो ये बुलबिल बन गया। ये अगर डिटेच हो जाएगा यहाँ से तो ये नया साइकस का प्लांट बना देता है। साइकस आप देखे होंगे बीच से निकले होती है, सेंटर से फोलियोज लीफ। तो इसमें 2 टाइप की पाई जाती हैं लीव्स। क्वेश्चन नंबर 27, द स्टेम इफ साइकस बिकम्स पॉलीजाइलिक ड्यूरिंग, कब होता है पॉलीजाइलिक? चाइल्ड स्टेज, विदाउट सेकेंडरी ग्रोथ, आफ्टर। देखो जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद में आपको पॉलीजाइलिक मिलेगा, ठीक है। तो ये है आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। विच टाइम पीरियड जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेट, जिम्नोस्पर्म कब ओरिजिनेट हुए थे? जिम्नोस्पर्म मीसोजोइक, पैलियोजोइक, आर्कियोजोइक या फिर सीनोजोइक। तो ये एरा जो है, एरा पीरियड, ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि आप में जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो है सिलेबस में है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उसका जो है सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसको हम बता देंगे आपको। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छा नॉलेज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कब कौन सी उथल पुथल हुई थी, कब किस चीज़ का ओरिजिन हुआ, कैसे क्या, सब उसमें पता चल जाता है। तो हालांकि ये जो जिम्नोस्पर्म हैं ये पैलियोजोइक एरा में, पैलियोजोइक पीरियड में आए थे, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 29, इनटू हाउ मैनी एराज इन जूलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइडेड। जूलॉजिकल टाइम स्केल में 5 एरा बनाएंगे और हर एरा में कई सारे पीरियड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी पैलियोजोइक बताए थे, उसमें जो है प्री कैम्बियन आता है, कार्बोनिफेरस आता है, डिवोनियन आता है, सलूरियन आता है, बहुत सारे पीरियड होते हैं, ठीक है। तो उनमें अलग अलग टाइम पे कैसा कंडीशन थी, ये हमारे जो इतिहास है पृथ्वी का उसको बताते हैं। अर्थ का जो हिस्ट्री है अर्थ की, उसको बताने का प्रयास करते हैं। कब कौन से जीव इसमें जो है विलुप्त हुए थे, कब कौन से ओरिजिनेट हुए, ये पूरा जो है जूलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है इससे हम निकाल लेते हैं। जितनी भी उथल पुथल हुई है अभी तक वो सब उसमें अरेंज मैनर में लिखी हुई है स्टार्टिंग से लेकर अब तक। तो इसमें टोटल 5 जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो है डिवाइड किए गए हैं एरा। एज ऑफ एंजियोस्पर्म,
इसमें जैसे कि एज ऑफ एंजियोस्पर्म, एज ऑफ जिम्नोस्पर्म, एज ऑफ टेरिडोफाइट, कुछ भी पूछ सकता है, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म का ही पूछता है। तो एज ऑफ एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म बहुत सारे एरा में मिलेगा आपको देखने को, लेकिन प्रभावी कहाँ हुआ है, पूर्ण रूप से प्रभावी जिसमें होगा उसको बोलेंगे एज ऑफ एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट जिसमें पूर्ण रूप से फैले हुए थे, उस समय पे प्लांटों में सिर्फ जो है मेन बोला जाए तो मुख्य रूप से कौन थे? टेरिडोफाइट ही। तब उस वाले एरा को हम बोलेंगे एज ऑफ टेरिडोफाइट। इसी तरह से एज ऑफ एंजियोस्पर्म आज की डेट में एकदम प्रभावी रूप से प्रभावी वनस्पति आजकल कौन सी है? एंजियोस्पर्म है। हमारे आस पड़ोस में जितने भी प्लांट लगे हुए हैं उसमें से मैक्सिमम क्या है? एंजियोस्पर्म ही है। तो ये सीनोजोइक जो था, सीनोजोइक एज ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है, क्योंकि सीनोजोइक एरा जब स्टार्ट हुआ था तो कुछ टाइम बाद प्रभावी जो वनस्पति थी वो एंजियोस्पर्म थी। बाकी सब धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण कम हो गए थे प्लांट। विच इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव, कौन सा मोस्ट प्रिमिटिव है? कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, पर्मियन या सलूरियन? तो ये जो सलूरियन होता है ये सब पीरियड लिखे हुए हैं, ठीक है, पैलियोजोइक के पीरियड लिखे हुए हैं। तो ये जो सलूरियन पीरियड है फर्स्ट पीरियड है उसका, पैलियोजोइक का। द रीसेंट एरा पूछा है तो सीनोजोइक हो जाएगा, जिसमें एज ऑफ एंजियोस्पर्म है। शक्कर रूट इज फाउंड इन, शक्कर मतलब चूसक जड़ जो होती है वो किस में पाई जाती है? कस्कुटा, हाँ तो कस्कुटा में ही पाई जाती है शक्कर रूट, अमरबेल जिसको बोलते हैं। विच रूट डज नॉट स्टोर फूड, ऐसी कौन सी जड़ है, रूट है जिसमें भोजन का स्टोरेज नहीं किया जाता है, फूड स्टोरेज के लिए काम में नहीं आती है? लॉजिकल, कोलोनियल, कोनिकल, पाइलर रूट और कैंकर। तो पाइलर रूट को हम कॉलम रूट भी बोलते हैं, इसमें जो है फूड का स्टोरेज नहीं किया जाता है। रेस्पिरेटरी रूट इज़ फाउंड इन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा दिया है मैंने, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ये सब कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम? चल रहे हैं मॉडिफिकेशन वाले, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ। जैसे कि प्रतान में, टेंड्रिल में मॉडिफिकेशन हो जाता है। बहुत सारे तने ऐसे होते हैं जो कांटों में रूपांतरित हो गए, जैसे कि सिट्रस में आप देखते हो, नींबू के पौधे में, ठीक है, बोगनविलिया में देखते हो, ठीक। इस तरह से बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए। जैसे लहसुन और प्याज हम खाते हैं तो जो खाते हैं वो पत्तियां हैं, गूदेदार पत्तियां हैं, उसका स्टेम जो होता है रिड्यूस होता है, इसीलिए हमको नहीं दिखता है उसमें स्टेम। तो राइजोफोरा जो होता है, राइजोफोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, इसमें रिस्पायरेटरी रूट पाई जाती है जिसको न्यूमेटोफोर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमेटोफोर। द फंक्शन ऑफ न्यूमेटोफोर्स, देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका काम होता है रेस्पिरेशन। अब क्यों? देखो ये जो राइजोफोर होते हैं, राइजोफोर्स प्लांट ये ग्रो करता है दलदली स्थानों पे, लवणीय क्षेत्र जो होते हैं, ठीक, साल्टी एरिया में। तो दलदली स्थानों में क्या होता है, मिट्टी में जो लवणीय मिट्टी होती है उसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। तो इनकी जड़ें जो मिट्टी के नीचे हैं तो जड़ें भी रेस्पिरेशन करती हैं। तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो नॉर्मल मिट्टी होती है इसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है, एयरेबल होती है। जहाँ एयर नहीं मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होगी वहाँ पे जो है पौधे नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबको तो रेस्पिरेशन करना है, तो मिट्टी के अंदर भी हवा होती है, लेकिन दलदली स्थानों में ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। इसलिए क्या होता है, मान लो ये प्लांट था, ठीक है, और यहाँ पे दलदली एरिया था, इसमें जो इसकी जड़ें थी तो वो जड़ें घूम के वापस ऊपर आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि नीचे ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए इसमें एक मॉडिफिकेशन होता है। तो ये न्यूमेटोफोर इनको बोला जाता है, रिस्पायरेटरी होती हैं। तो ऑक्सीजन वायुमंडल की जो है ऊपर वाली ये पृथ्वी है, इसके ऊपर निकल आती हैं ज़मीन के, और ऊपर क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं। इसलिए जो इनके बीज लगेंगे, जो पौधे पे जो बीज बनेंगे, वो बीज जानते हो क्या होता है? बीज अगर गिरेंगे लवड़ी एरिया में तो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जर्मिनेट करने के लिए भी क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये जो होते हैं जरायुज होते हैं, जरायुज का मतलब समझते हो, जो सीधे डायरेक्ट क्या उत्पन्न करते हो, शिशु को जन्म देते हो। हम लोग जरायुज पढ़े उसमें ना, विविपेरस, तो उसी तरह से विविपेरस सीड इसमें होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक खास ही अलग ही प्रकार का प्लांट होता है। तो इसमें जो है ये बीज अंदर ही अंकुरित कर जाते हैं, पौधे में लगे ही, ठीक है। तो सोचो कितना नेचर ने कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन मतलब अनुकूल इनके लिए किया है।
कितना फेवरेबल कंडीशन बनाई है। पहले सोचो तो कि हर प्लांट में बीज पहले सीड गिरेगा नीचे, फिर जर्मिनेट करेगा मिट्टी में, और यहाँ पे ऑक्सीजन मिट्टी में नहीं है, तो प्लांट को कैसे पता चल गया, बीज को कैसे पता चला कि वहीं जर्मिनेट करना है। प्रकृति कुछ भी करती है भैया, सब कुछ देखो कितना अच्छा सिस्टम इसमें डेवलप हुआ है। ठीक है कि जड़ें बाहर आ गई, श्वसन कर रही हैं मस्त, और ऊपर जो है ये बीज जो है प्लांट में ही लगे लगे ही अंकुरित हो जाते हैं, फिर उसके बाद में गिरते हैं तो वो लॉन्ग प्लांट बन जाते हैं, जर्मिनेट ऊपर ही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द जर्की रूट सिस्टम इज फाउंड इन। जर्की रूट सिस्टम किस में होता है, डाइकोटिलिडनस या मोनोकोट टेरिडोफाइट। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका डाइकोटिलिडनस। द एडवेंटिटियस रूट डेवलप्स फ्रॉम। एडवेंटिटियस रूट जो होती है ये बॉडी के किसी भी पार्ट से जो निकल आती है उसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अगर प्लांट बॉडी है उसमें कहीं से भी अगर निकल रही है रूट पतली सी तो उसको एडवेंटिटियस बोलते हैं। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। पोटैटो जो होता है हमारा आलू, वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम, राइजोम या फिर रूट या लीव्स। तो ये स्टेम का होता है, जो तना होता है पोटैटो का स्टेम, जो हम लोग खाते हैं कंद, वो क्या है, वो आलू के पौधे का स्टेम है। ठीक है, तो स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है, फूड स्टोरेज के लिए, क्योंकि उसमें स्टार्च स्टोर होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। वेसल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स आर फाउंड इन। तो ये देखो वेसल्स पूछ लिया है साथ में, तो वेसल्स तो एंजियोस्पर्म में ही होगा, टेरिडोफाइट में नहीं होगा। थैलोफाइट में जो थैलोइड स्ट्रक्चर एल्गी ब्रायोफाइट आते हैं, ब्रायोफाइट यहाँ दे दिया, ये भी गलत हो गया। तो वेसल्स देखो टेरिडोफाइट में स्टीलर सिस्टम डेवलप हुआ था, इन दोनों में तो है ही नहीं जाइलम फ्लोएम, क्योंकि थैलोफाइट में एल्गी वगैरह आएंगी, इसमें कहाँ रखा है, ब्रायोफाइट में भी नहीं है। स्टीलर सिस्टम दो में ही है, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट में। उसमें भी पूछ लिया वेसल्स, तो वेसल्स इसमें कहाँ अभी बताए थे, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं है, टेरिडोफाइट में भी नहीं है। वेसल्स और ट्रेकिड ये सब टोटली किस में मिलेंगे, एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 41, ट्यूनिका कार्पस थियरी वाज प्रपोज बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, स्मिथ ने दिया था इसको अच्छे से याद कर लेना। द स्टडी ऑफ पोलन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड। तो इसको एरोपेलिनोलॉजी बोलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोलन ग्रेन वाल इज। करेक्ट, तो सबसे बाहर कौन सी होगी, देखो इंटाइन तो सबसे अंदर होगी। इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा, लेकिन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर तो कुछ दिया नहीं है। तो इंटाइन के बाद में नेक्जाइन, फिर सेक्जाइन, नेक्जाइन इंटाइन सेक्जाइन, हाँ ये सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एन एनुलर और ट्रेप्ड पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। जो ट्रेप्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जोनेट। ड्यू टू व्हिच मटेरियल पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। ऐसा कौन सा पदार्थ है भैया, मटेरियल है जो पोलन ग्रेन को सालों सालों तक फॉसिल के रूप में प्रिजर्व करके रखता है। 10-10 हज़ार वर्ष पुराने पोलन ग्रेन्स मिले हैं खुदाई में, जो खुदाई होती है चट्टानों की, तो उसमें मिलते हैं। तो ये स्पोरोपोलिन जो होता है बहुत ही हार्डेस्ट, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पदार्थ अगर कोई है तो वो है स्पोरोपोलिन, क्योंकि इसको डीजेनरेट करने के लिए अभी तक कोई भी प्रकार का एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है, ना ही है। ठीक है, तो ये हज़ारों वर्षों तक ऐसे ही मिट्टी में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होता है पोलन ग्रेन का। और ये कितनी अच्छी एबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि ये एबिलिटी इनकी जो है स्पीसीज़ को कभी भी ख़त्म नहीं होने देगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी वो जर्मिनेट कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर पोलन टू जर्मिनेट इज। पोलन को जर्मिनेट करने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो कौन सी है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो आपको पता ही है, हाइड्रेशन तो बहुत ज़रूरी है, वाटर वगैरह होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 47, द फॉलोइंग इज फाउंड इन द स्टेम एंड रूट ऑफ पाइनस। पाइनस के रूट और स्टेम में क्या मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, समटाइम्स भैया सेकेंडरी ग्रोथ देखते ही मार दो, क्योंकि मैंने बताया था पाइनस क्या है। पाइनस जो होता है जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के डाइकोट, ये दो ऐसे वर्ग हैं जिसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी देखने को, रूट हो चाहे स्टेम हो। क्वेश्चन नंबर है 48,
द मेथड्स ऑफ फॉसिल फॉर्मेशन आर कॉल्ड। फॉसिल फॉर्मेशन की जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं? ओनली मोलिकुलर रिप्लेसमेंट, ओनली इनफिल्ट्रेशन, या मोलिकुलर रिप्लेसमेंट और इनफिल्ट्रेशन। ये दोनों टेक्निक हैं, मेथड हैं जिसके थ्रू हम फॉसिल का फॉर्मेशन देखते हैं। कि जो बहुत सारे फॉसिल्स मिले हमको चट्टानों की खुदाई से, तो उसमें जो है देखा गया है कि मोलिकुलर रिप्लेसमेंट और इनफिल्ट्रेशन, ये दोनों ऐसी मेथड हैं जिससे कि फॉसिल बने होंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉसिल आर देयर? अभी तक जो है 6 टाइप के फॉसिल हम लोग पढ़े हैं। हु इज़ द फादर ऑफ पैलियोबोटनी? ये तो भैया आसान भी है, सबको पता भी है, वो आता भी बहुत खींच के है। तो बीरबल साहनी जी जो हैं वो क्या हैं? फादर ऑफ पैलियोबोटनी। ठीक, इंडियन पैलियोबोटनी के हैं, ये भी ध्यान रख लेना। तो इंडियन ज़्यादातर आपको यही पूछा जाएगा, तो इसमें आपका बीरबल साहनी ही सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन ये समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनको आप 1 बार 10 बार 100 बार देखो, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेंगे। जब तक ये सब याद ना हो जाए तब तक इसका पीछा मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे। और जो मैंने कंसेप्ट बीच बीच में बताए हैं मैंने, वो भी आपको याद रखना है। टॉपिक भी जो बताया है वो भी याद रखना है। ठीक, कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगले वीडियो में हम और वनस्पति विज्ञान के बॉटनी के लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। एक पूरा पेपर ही करवा दूंगा किस शेड्यूल में आता है लॉन्ग वाला। और इसके बाद हम केमिस्ट्री पे नंबर रखेंगे। ठीक है, साथ में केमिस्ट्री भी आएगा और बॉटनी भी आएगा, जूलॉजी भी मिलेगा। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे। तो पूरा फोकस बनाए रखिए, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।